यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। कल हमने कहाँ तक करा था? आपदा के कारक, इसमें हमने अतिवृष्टि करा था। आज ये देखेंगे, लंबे चौड़े वो हैं। अतिवृष्टि में मेन आपका क्लाउड बस्ट हो गया, यानी क्लाउड बस्ट कैसे होता है उसका मैंने कल प्रक्रिया आपको बताया था। अब आता है आपदा में बाढ़ के कारक। इसका कोई मैंने चित्र नहीं लगाया है, बाढ़ सबको पता है। बाढ़ क्या होती है? जब नदियों के अंदर नदियों का जल स्तर बहुत ही कम समय में अति प्रवाह या उफान पर हो जाती है, तो उसको बाढ़ बोलते हैं। कई बार हमें ना शब्द नहीं मिलता है बाढ़ मतलब क्या। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या कि 1 2 4 घंटे के अंदर नदी का जो सामान्य जो उसके अंदर जल स्तर होता है वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उसे बाढ़ बोल देते हैं। नदी अपने तटबंध को पार करके अपने अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वहां तक उसका फैलाव शुरू हो जाता है। तटबंध पता है क्या होता है? नदी के किनारे का जो उठा हुआ क्षेत्र होता है उसको तटबंध कहते हैं। तो परिस्थिति तो यही है, सिंपल सी चीज है। बाढ़ कब आती है? जब नदियों का तीव्र गति से जलस्तर बढ़ता है, तीव्र गति। या मैं ये बोल दूं कि नदियों में उफान शुरू हो जाता है, उफानू नहीं, उफान शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? मैं बाढ़ के पीछे कारण क्या है? उत्तराखंड में बाढ़ के पीछे कारण क्या है? मतलब आप पढ़ो मत और आप वैसे ही बताओ, उत्तराखंड में बाढ़ के पीछे कारण क्या है? बरसात बहुत ज्यादा हो रही है और ग्लेशियर भी पिघल रही है। और कोई ठोस कारण? पढ़ लिया? अच्छा बोलो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, उसमें क्या है वो? तो जब जब कोई ढाल, नदियों की ढाल ज्यादा होती है ना, उसमें बाढ़ ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि पानी बहुत तेजी से प्रवाह कर जाएगा। तो जब तेजी से नदी प्रवाह करने लग जाती है तो नदी का जल स्तर कैसे बढ़ेगा? कॉमन लॉजिक ये होता है। अब कुछ और कारण देखने पड़ेंगे ना कि क्या उसके साथ लॉजिक है। जो जनरली जो होता है, जब नदी का जलस्तर तभी बढ़ता है ना जब मैदानी इलाकों में ज्यादा फैलता है ना। बाढ़ ज्यादा कहाँ आती है? बाढ़ ज्यादा मैदानी इलाकों में आती है ना। देखा है ना, बाढ़ ज्यादा मैदानी इलाकों में आती है। आप समझ रहे हो? तो एक चीज है भौगोलिक संरचना, बात तो ठीक है, उत्तराखंड एक भौगोलिक संरचना है। तो हमारा हिमालय जो पूरा लगभग लगभग हमारा आधे से ज्यादा क्षेत्र हिमालयी संरचना में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नया नया कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। अभी नई नई जो संरचना हो रही है, तो बारिश ज्यादा हो रही, मलबा बहुत ज्यादा आ रहा है एकदम से, कहीं पर मलबा अटक जा रहा है, नदियां एकदम से रौद्र रूप धारण कर दे रही है, जरूरत से ज्यादा पानी बह जा रहा है। तो युवा अवस्था होना, अत्यधिक पर्वतीय वर्षा, उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर्वतीय वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और भाई जाहिर सी बात है, वर्षा ज्यादा होगी तो नदी का जल स्तर स्वाभाविक है बढ़ेगा ना। अरे जब गाढ़ गदेरे आ रहे हैं, ये जो बादल फट रहे हैं, तो गाढ़ गदेरे का जल स्तर क्या हो जा रहा है? अपने सामान्य जो मार्ग है उससे बाहर आ जा रहा है ना। तो अत्यधिक पर्वतीय वर्षा और उसके साथ साथ संकरी घाटियां। देखो, अगर मेरी घाटी ऐसे है चौड़ी, चौड़ी में ये नदी जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा इतना तो फैलेगा। अब अगर मेरी घाटी ऐसे हुई संकरी, ये घाटी संकरी है ना, अब नदी इतना बहती है तो ये जलस्तर कहां तक आ जाएगा? ये ज्यादा तक आ जाएगा ना, ऊपर तक, क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगी बहने के लिए। अभी जो यमुना में हर्षिल के वहां पर झील जैसा बन रहा है और उसमें बाढ़ जैसी परिस्थिति हुई, क्योंकि आगे मलबा जमा हो गया था। क्योंकि संकरी घाटी है ना, अगर नदी चौड़ी होती तो थोड़ी फैल जाती। तो क्योंकि हमारी जो अत्यधिक पर्वतीय वर्षा है और उसके साथ साथ वो जो वर्षा का पानी है वो संकरी घाटियों में गाढ़ गदेरे को माध्यम से बहुत रहा है, इनका पानी का आयतन अत्यधिक हो जाता है। आयतन का मतलब समझते हो ना? पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और फिर तीव्र वेग से नदी में उस आयतन में निरंतर पानी फटाफट 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 ऐड होता रहता है। इसकी वजह से उत्तराखंड में बाढ़ ज्यादा है। इसके अलावा एक चीज और आप देख लो, क्योंकि यार हिमालय एक नवीन संरचना है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, तो निरंतर यहां पर यहां ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा हिमालय में जहां से कोई ना कोई धारा नहीं निकल रही होगी। तो यहां नदियां इतनी सारी हैं इस पूरी दुनिया में जितनी नदियां हिमालय से निकलती है ना, उतनी नदियां किसी और भौगोलिक संरचना से नहीं निकलती। आपको पता है ये बात? इतनी नदियां हैं, गाढ़ गदेरे इतने निकल रहे हैं यहां से, जितनी हिमालय की जो संरचना है वहां से निकल रही है।
आप एक गंगा यदि का नदी तंत्र पढ़ने लग जाओ, आप भागीरथी नदी पकड़ लो, इतने सारे गाड़ गधेरे आपको उसमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे और देशों के अंदर नदी होती है ना, ऐसा हमारा तो यहाँ गाड़ हो जाता है। तो क्या बातें हो गई है, एक तो भौगोलिक संरचना बहुत नवीन है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अत्यधिक संकरीय घाटियां हैं, पर्वतीय वर्षा बहुत ज्यादा है, नदी भी बहुत तीव्रता से बहती है तो अवरोधक उत्पन्न हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा पानी उसमें जमा हो जाता है एकदम से। और बहुत सारी नदियां भी हैं, तो जितनी ज्यादा नदियां होंगी वो सब नदियां जब एक क्षेत्र में आकर के इकट्ठी हो रही होंगी तो वो जो मेन नदी है उसका जलस्तर एकदम से बढ़ने लग जाएगा ना। आप समझ रहे? दूसरा, उत्तराखंड में आपदा के तहत बाढ़ जो कारण है वो सबसे ज्यादा कौन सी ऋतु में आता है? कौन सी ऋतु में आता है? मॉनसून में। मॉनसून में औसतन वर्षा उत्तराखंड के अंतर्गत कितनी होती है? औसतन वर्षा काफी ज्यादा है ना। 80% उत्तराखंड की जो बारिश है वो किस सीजन की है? मॉनसून की वर्षा है, और यही तो घातक है। तो मॉनसून ऋतु में ही सर्वाधिक बाढ़ का कारण है उत्तराखंड के अंदर। अब मॉनसून में क्यों है मूसलाधार बारिश हो रही है? क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पवनें बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकर के जाती है, नदियां अलग अलग जगह से उफान में आ जाती है, तो एक नदी नहीं है यहाँ 3600 नदियां इकट्ठे बरस रही होती हैं। तीसरा, अत्यधिक अवसादी निक्षेपण हो जाता है, क्योंकि जहां से नदियां शुरू होती है वो हिमानीकृत क्षेत्र है, सूखे इलाके हैं, वहां पेड़ पौधे हैं नहीं जहां ग्लेशियर जमा हो रखे, तो ग्लेशियर पिघल भी रहा है तो वो ग्लेशियर और पानी बहुत ज्यादा मलबा लेकर के आता है। जैसे जैसे मलबा बढ़ता जाता जमा भी तो होगा जहां जो थोड़े गड्ढे गुड्ढे या जहां पर थोड़ा सा डिप्रेशन होगा सा, उस वजह से फिर नदी का पानी फैलना भी लग जाता है। तो अत्यधिक अवसादी निक्षेपण हो जाता है, और जो नदियों के में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अभी हर्षिल वाला उसी लिए तो आया था बाढ़। उसके बाद बांधों का भी जल स्तर बढ़ जाता है। अभी श्रीनगर का जो बांध है उसका जल स्तर बढ़ा ना, धारी देवी तक चला गया था ना पानी। अब आपने उस जल स्तर को छोड़ने के चक्कर में हरिद्वार और ऋषिकेश कहां कहां तक बाढ़ आ रखी है, देखो नीचे यूपी। वो जो डैम हमारा ऊपर जो जलस्तर बढ़ रहा है ना, जब हम वो बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं ना, तो इससे यूपी बिहार बाढ़ में चला जाता है। पांचवी चीज, बादल का फटना, क्योंकि बादल जब फटता है तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा गति में पानी के साथ साथ मलबा आता है, वो उखाड़ करके ले जाता है। तो जो गाड़ गदेरे का जो साइज इतना रहेगा, इतने से रहेगा, वो इतना ज्यादा हो जाता है, यहां तक सारा उखाड़ देता है। और लास्ट, जो आज की डेट में उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट बाढ़ की वजह बन रखी है, वो है हिमानी झीलों का फटना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जो धराली के लिए बोला जा रहा है वो वही बोला जा रहा है, जो मनाली के लिए बोला जा रहा है वही बोला जा रहा है। आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा जो हिमालय में ऊपरी क्षेत्र में बारिश हो रही है, जहां ग्लेशियर ग्लेशियर बने हुए हैं, तो वहां पर बीच बीच में ऐसे, भाई घाटी है ना आपकी, पहाड़ ऐसे 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 होगा। अब भैया जैसे यहाँ पर ग्लेशियर झील बन गई, यहाँ ग्लेशियर झील बन गई, और जैसे वो बहुत ज्यादा बादल फट रहे हैं यहाँ पर, तो वो एकदम से वो झील फट करके नीचे आ जा रही है, तो छोटे छोटे कुंड बन जा रहे हैं, मतलब घंटों के अंदर वहां कुंड बन जा रहे हैं, घंटों के अंदर। और जब बारिश ज्यादा होती है तो ग्लेशियर भी बहुत तेजी से पिघलने लग जाता है। ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो वो मलबे को उखाड़ता हुआ चीरता हुआ ले जाता है। सबसे ज्यादा ताकत, जब हम अपरदन पढ़ेंगे ना भौतिक भूगोल के अंदर, तो अपरदन के कई प्रकार होते हैं। अपघर्षण हो गया, सन्नी घर्षण हो गया, ठीक है, और उत्पाटन हो गया। तो जो ग्लेशियर द्वारा जो सबसे ताकतवर अपरदन की प्रक्रिया होती है उसको उत्पाटन कहते हैं, प्लकिंग। तो ग्लेशियर क्या होता है ना, वो चिपक जाता है, और जब वो फिसकता है ना तो जमीन को खींच के ले जाता है। पानी उतना नहीं इरोड कर अपरदन कर पाता है जितना ग्लेशियर अपरदन करता है। ये जो झीलें हैं आज उत्तराखंड में सबसे बड़ी सरदर्द यही बने हुए, वो भी ऊपरी इलाकों में, ऊपरी वाले इलाकों में हिमानी झीलों के। देखो केदारनाथ की आपदा इसी से बताया है मूल रूप से, मतलब प्रत्यक्ष। इसके साथ और भी एक्टिविटी जुड़ी है ना, बादल, मूसलाधार बारिश भी तो जुड़ी हुई है ना, बादल फटना ये सब भी जुड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन ये इस बादल फट के जो तबाही हो रही है ना,
अगर ग्लेशियल झील वहां में बादल फट रहे हैं ना ग्लेशियल झील के आसपास, तो वो बादल फटने से जो तबाही हो रही है उसको 10 गुना बढ़ा दे रहा हूं, इतना घातक हो जा रहा है। क्योंकि इसमें आता है मलबा। एक बात बताओ, थराली धराली में पानी पानी आता, पानी पानी आता, तो पानी तो रिस भी जाता ना, चलो बह जाते कई लोग, मकान मुकुन थोड़ी देर के बाद बह जाते, वो हो जाते मकान मुकुन, लेकिन जल स्तर उतना नहीं बढ़ता ना। लेकिन वहां क्या आया, मलबा ही मलबा, मलबा 40 फुट तक ऊपर मलबा आ गया। सोचो, शहर ही गायब हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा कुछ नहीं। समझ में आ गया। अब आते हैं आपदा का कारक में, उत्तराखंड में वनाग्नि। ये एक अलग परेशानी है। उत्तराखंड की जो वनाग्नि की बीमारी है ये और अलग है। बरसात आ रही है तो बाढ़ से जूझ रहे हैं, सर्दियां आ रही है तो ग्लेशियर फट रहे हैं, ग्लेशियर वो खिसक रहे हैं, अवलांच आ रहा है, शीतलहर आ रही है, और गर्मी शुरू हो रही है तो आग ही आग। उत्तराखंड में आगजनी या वनाग्नि की घटना इतनी ज्यादा है ना, इतना ज्यादा, क्योंकि वनाग्नि को हम ना कभी भी प्रत्यक्ष नुकसान से नहीं रिलेट करते। वनाग्नि से कितनी नुकसान होते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, मेन आंसर राइटिंग में मैं करा दूंगा, क्योंकि यहाँ आपदा से तो बहुत क्वेश्चन बनने हैं आपके। मान इंसान भी जल सकता है, जानवर भी जल सक रहे हैं, जो घर परिवार घर बना रखे लोगों ने वो भी जल रहे हैं, वन संपदा जल रही है, औषधियां जल रही हैं, पेड़ पौधे जल रहे हैं, वनस्पति पारिस्थितिकी सबको नुकसान हो रहा है वनाग्नि से। क्यों भैया? उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल देख लो कितना है। उत्तराखंड में अगर मैं बोलूं कि कुल क्षेत्रफल 100% है तो 71% उत्तराखंड के क्षेत्र में तो जंगल ही जंगल है सर। पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 71%, ये आंकड़ा याद रखना है आपने। और यहां पर जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उनकी तीव्रता ग्रीष्म काल में ज्यादा है, यानी कि मई से लेकर के जून के बीच में, क्योंकि इस टाइम पर शुष्क ग्रीष्म होता है। एक तो गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ रही है, ऊपर से सूखापन ज्यादा है, बारिश बुरिश कुछ हो नहीं रही, तो आग लगने में के लिए एक उत्तम माहौल बन जाता है। आपको पता है औसतन प्रति वर्ष उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं दर्ज कराई जाती है, छोटी से बड़ी तक 3000 से ज्यादा। सोचो अभी आप हर साल का किसी किसी साल तो 5-5 हजार तक की घटना रिकॉर्ड कर दी गई है। यह आंकड़ा पता होना चाहिए ना आपको। आपके पास आपदा के लिए, ध्यान देना पीसीएस मेंस में, अगर आपके पास आपदा के लिए आंकड़े नहीं है ना, कुछ औसत आंकड़े हैं जो आप हर बार के लिए यूज कर लो, और कुछ वार्षिक आंकड़े होंगे जो हो सकता है इस बार चौंकाने वाले हों, आपको वो रिलेट करना पड़ेगा। आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप हल्का 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 वनाग्नि क्या होती है, वनाग्नि के ऊपर वर्तमान में उत्तराखंड में वनाग्नि की आपदा का उल्लेख विवरण करें या उस पर चर्चा करें, तो आप लिख दोगे कि उत्तराखंड में हाँ वन अग्नि होती है, जंगल जल रहे होते हैं, क्यों जल रहा है उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख दोगे कि हाँ चीड़ के वो जो पत्ते होते हैं उसमें गर्मी के कारण आग लग जाता है और आग फैलती रहती है, इंसानों को नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, नमस्कार, लिख दिया मैंने तो जी। एक कोई इवेंट, हाँ अभी हाल ही में पौड़ी के किसी जंगल में आग लगी थी, किसी जंगल में, नमस्कार, वो भी आपको क्या बोलेगा, नमस्कार। अब आप लिखोगे कि उत्तराखंड में वनाग्नि की घटना औसतन 3000 से ज्यादा घटनाएं बताई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत 71% से अधिक वन क्षेत्र है, तो वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर बहुत स्वाभाविक है। इसके पीछे प्रमुख कारण को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें एक प्राकृतिक कारण है जो आप रोक नहीं पाओगे, दूसरा हो गया लापरवाही जिसको आप सुधार सकते हो, और तीसरा हो गया जानबूझ करके जो आप दंडात्मक होना चाहिए, जिस पर दंड होना चाहिए, जिसको कड़ा करना है आपको कानून वानून बना करके। अब ये व्यवस्थित हो गया ना, मैंने आपको फिल्टर करके लिख दिया ना। आप यही चीज को बुक के अंदर पढ़ करके देख लो, ये ऐसे व्यवस्थित पॉइंट यही लिखे होंगे, वो पॉइंट वो यही लिखेगा, लेकिन वो फिल्टर नहीं करके देगा कि इसको मैंने याद कैसे करना है। तो प्रमुख कारण में सबसे पहले प्राकृतिक कारण क्या है, अब आप यहां पर देखो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। गर्मियों में पत्ते शुष्कता होती है, ठीक है, जैसी मार्च अप्रैल मई आ गया शुष्कता बढ़ जाती है पहाड़ों में, सूखापन बढ़ जाता है, तो सूखापन के साथ साथ क्या बढ़ जाता है, सूखापन के साथ साथ गर्मी भी बढ़ जा रही है। अब आप ध्यान देना, सूखा
और गर्मी, ये दो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा जंगलों में। सूखापन पेड़ों की पत्तियों को झाड़ देगा, ठीक है। जो पेड़ जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से वाष्पीकरण करते हैं, वो पत्तों के माध्यम से पेड़ों का वाष्पीकरण होता है ना। तो जब पेड़ों के अंदर का पानी पत्ता सुखाता जाएगा, पर्यावरण में वाष्पीकृत करता जाएगा, तो पेड़ तो कमजोर हो जाएगा। तो पेड़ क्या करता है, वो अपने पत्ते को ही अपने आप से गिरा देता है। गिराएगा कैसा, जब उसको वो पोषक पदार्थ नहीं देगा तो पत्ता झड़ गया। जैसी पत्ता झड़ा तो अब गर्मी, ये तो हो गया कि सूखेपन से क्या हो रहा है, अब आ रहा है गर्मी से क्या हो रहा है। गर्मी से दूसरा काम ये हो रहा है कि जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हैं, पत्थर हैं, और क्योंकि ढाल बहुत तीव्र है पहाड़ों में, तो ढाल की तीव्रता, तो पत्थर का आयतन फूल जाता है। गर्मियों के कारण पत्थर फूलता है, ये आपको पता है बात। पत्थर फूलते हैं, पत्थर भी एक जैसे नहीं होते हैं। पत्थरों पर भौतिक अपक्षय होता है, गर्मी के कारण, ताप के कारण वो उनके जो अणु होते हैं वो फूलने लग जाते हैं। और जब वो फूलते हैं तो उनमें दरारें उत्पन्न होती है, दरारें उत्पन्न होती है और एक ऊर्जा भी होती है, तो वो गिर के नीचे टुकड़े नीचे प्रवाह करने लग जाते हैं, और एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से घर्षित करता है तो वो एक चिंगारी उत्पन्न करता है। और ये चिंगारी, जो ये सूखे पत्ते हैं, खास तौर पर चीड़ वगैरह, ये सब ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है। आग लग गई सर, लॉजिक समझ में आया? इतना मैंने तो मुंह से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो सूखी पत्तों पर पत्थरों का आपस में घर्षण द्वारा उत्पन्न चिंगारियों से आग पकड़ने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उत्तराखंड में 90%, कितना, 90 तो नहीं बोलूंगा मैं, 70% के आसपास की प्राकृतिक जो वनाग्नि है वो इसी के कारण है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई? थोड़ा बहुत पेरूल लाओ पैसा पाओ, ये योजना यही तो है ना भाई। चलो भाई, लापरवाही जानबूझ करके इस पर तो दंड दे रहे होंगे, या फिर इसको मॉनिटर कर रही होगी, देख रही होगी कि सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसके लिए क्या करोगे? ये इतने जो चीड़ अंग्रेजों ने यहाँ पर बसा, आपको पता है पहले उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ थोड़ी थे, चीड़ तो अंग्रेजों ने बसाए हैं। और सर, पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो स्वतः वृद्धि करता है। एक पेड़ है ना, 1 से 10 अपने आप हो जाएंगे, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। चीड़ का पेड़ ऐसा होता है, सोचो इतना खतरनाक पेड़ है। अंग्रेजों ने क्यों चीड़ के पेड़ लगाने शुरू करे थे? सॉफ्ट वुड होता है, उससे रेल की पटरी के जो स्लीपर्स के पट्टे होते हैं वो बिछाने के लिए। तो जी प्राकृतिक कारण समझ में आ गया। अब दूसरा कारण वनाग्नि का क्या है उत्तराखंड में? सर, लापरवाही है। हम लापरवाह है ना, बीड़ी फूंक दिया, फट फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया। पहाड़ों के लोग, पहाड़ी आदमी बेचारे थोड़े से हम लोग होते हैं, उतना संवेदनशील नहीं हो पाते हैं। तो माचिस की तिल्ली होगी, बीड़ी होगी, सिगरेट का फेंक दिया पी करके बिना बुझाए, खेतों में झाड़ी वाड़ी जलाई, या कहीं पर कुछ पौधा आपने जो सुखाया उसके जो झाड़ झकाड़ हैं वो जलाए, आग पकड़ ली, आतिशबाजी कर ली, है ना। आप तो दिवाली विवाली होली और शादी ब्याह समारोह कर रहे हो, आपने शादी ब्याह समारोह करा, रॉकेट उड़ा दिया और पता चला सूखे किसी जगह पे चला गया, उसके बाद लो जी अब कर लो। और कुछ तो आप जानबूझ करके भी करते हैं। ऐसे उपद्रवी तत्व गांव में हर जगह होते हैं, जो जानबूझ करके लड़के जो हैं वो आग लगा देते हैं, ठीक है। तो जानबूझ करके कई लोग, कई बार क्या होता है कि क्षेत्रीय लोग भी जानबूझ करके वनों में आग लगा देते हैं, क्योंकि वनों में अवैध काम बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, वो लगा दो आग। तो चोरी रोकना, मौज मस्ती करना, ये सब कुछ ऐसे कारण हो गए जो थोड़े से आपके जानबूझ करके किए जाते हैं, इनको दंडात्मक करना है, ठीक है। यहां पर मैंने एक आंकड़ा दिया है, सर्वाधिक वनाग्नि से प्रभावित होने वाले जिले कौन से? अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत। देखिए सबसे ज्यादा ना ये लघु हिमालयी क्षेत्र में होते हैं, जहां पर चीड़ के वन सबसे ज्यादा है ना, जाहिर सी बात है, जहां पर चीड़ के वन सबसे ज्यादा होंगे। आप ये मैप देख रहे हो, यहाँ पर ये पीला पीला स्पॉट देख रहे हो, ये वो सब एरिया जहां पर वनाग्नि हो रही,
उसके अलावा ये जो लाल लाल सा एरिया देख रहे हो आप, ये नैनीताल वगैरह के एरियाज, यहाँ ये पौड़ी के ये वाले इलाके देखो, ये कोटद्वार वोटद्वार से दुगड्डा वुगड्डा ऊपर जाने वाले जो एरियाज है, यहाँ पर चमोली में भी कुछ एरियाज हैं, यहाँ रुद्रप्रयाग चमोली टच कर रहा है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग ये रहा ना, ना टच तो हो रहा है ना, टचिंग एरिया आता है। रुद्रप्रयाग के वनों में भी आग लगती भाई, पिरुल लाओ पिरुल पाओ, तो सबसे पहले वहीं से हमने चलाई। रुद्रप्रयाग की महिलाओं को क्यों उधर योजना के तहत आकर्षित किया, ठीक है। ये है आपकी वनाग्नि की घटना, समझ में आ गया, आया समझ में? नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला है, प्राकृतिक है। मैं प्राकृतिक ये है जो चीड़ है ना, और जो सूखे पत्ते हैं वो है, ये जो गर्मी के कारण पत्थर चटक रहे हैं, चिंगारी बन रही है। अब लोगों ने जंगलों के अंदर पत्थर सूखे पत्ते बीनना तो बंद कर दिए। अब अभी क्यों बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कारण, पहले के लोग अपने आसपास के जंगल की साफ सफाई और उसकी व्यवस्था करते थे। हर किसी को सूखे पत्ते चाहिए थे ना, गाय के गोबर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। अब कौन जा रहा है जंगल में सूखे पत्तों के लिए, कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो आग लगेगी ना, घटनाएं बढ़ेंगी, यही तो हो रहा है। आपका जो गांव का जो जंगल से जुड़ा हुआ जो संस्कृति है सूखे पत्तों को समाप्त करने का, प्राकृतिक तरीके से जो आपकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा था, वो समाप्त हो गया। लोग पहले पिरुल के जो झड़े हुए पत्ते होते थे उसको भी लेकर के आते थे। पिरुल भी आपके गाय की गौशालाओं में लगाया जाता था, घर के छप्परों में लगाया जाता था, ऊपर से गोबर के साथ मिक्स करके पिरुल की खाद बनती है। कुछ तो फायदा होगा, तभी तो 50 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं। तो अब वो गतिविधियां, वो संस्कृति समाप्त हो चुकी है ना, तो सरकार को कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा ना इसको लेकर के। अब वन दरो ये पतरोल कितने रखेंगे, वन दरोगा तो नहीं जाएगा, खैर वो तो फॉरेस्ट गार्ड को ही भेजेगा पतरोल। ना मतलब वन आर पतरोल कौन होते हैं फिर? तो ये हमारा क्षेत्रीय शब्द है ना, पतरोल बोलते हैं ना, पतरोल वो वन आरक्षी है ना, वो जो फॉरेस्ट गार्ड है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट इंस्पेक्टर आएगा आपका। नहीं, मैं किसी पद का वो नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमारे उत्तराखंड की जो वन फॉरेस्ट गार्ड तो हमारी उत्तराखंड की जान है, मैं आपको बता दूं तो। सर इनकी वजह से उत्तराखंड थोड़ा सा बचा पड़ा हुआ है, जैसा तैसा भी जितना भी बचा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा, कई तो अनैतिक की भी करते होंगे, फॉरेस्ट की जो संसाधन है उसका नीलामी भी कर देते हैं, बिकवाली भी कर देते हैं, लकड़ी लुकड़ी अवैध कर देते हैं, लेकिन आधे से मतलब कई ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ कर्मचारी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने जंगलों को बचा रहे हैं। है ना, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये बात तो सत्य है ना। वो तो चलो पतरोल बोलना और ये तो एक वो हास्यास्पद वैसे चीज होगी ना। अब आते हैं उत्तराखंड में आपदा के कारक, और उसमें आता है भूकंप। और भाई साहब ये भूकंप का जो टॉपिक है ना, ये देख लो, इसमें कितनी सारी चीजें पढ़नी है हमने। इसमें थोड़ा सा भौतिक भूगोल में जो भूकंप का तर्क है, कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने शामिल कर रखा है, ठीक है। तो भूकंप की क्या परिभाषा होती है सर, भूकंप के क्या कारण होते हैं, और उत्तराखंड में भूकंप, क्योंकि भूकंप एक जगह से एक वजह से तो आता नहीं, कई वजह से आता है। तो भूकंप के प्रमुख कारण क्या है उत्तराखंड में आने का, भूकंपीय जोन या क्षेत्र कितने होते हैं कुल, भारत के परिप्रेक्ष्य या वैश्विक परिप्रेक्ष्य से, लेकिन उत्तराखंड में भूकंप के कौन कौन से जोन हैं, और उस जोन में कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब चीजें भी देखनी है। और इसके अलावा उत्तराखंड में आए गए सबसे प्रमुख भूकंप, बड़े बड़े खतरनाक, जो जहां से हमने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक। अभी लेटेस्ट में लास्ट सबसे तगड़ा भूकंप कब आया था उत्तराखंड में? हाँ, चमोली का 1999 था। वो थोड़ा उसकी तीव्रता उत्तरकाशी से थोड़ी कम थी, तो 1991 का जो था वो ज्यादा तीव्रता वाला था। तो हम उत्तरकाशी के भूकंप को भी थोड़ा कवर कर लेंगे, थोड़ा चमोली वाले को भी कर लेंगे, एक बद्रीनाथ का था उसको भी हम नोट कर लेंगे जो सबसे ज्यादा तीव्र वाला है। एक लिस्ट भी मैंने दे रखी है जो और किताबों में भी है, थोड़ी बहुत चर्चा उस पर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो फैक्ट बनेगा, असली कॉन्सेप्ट यहाँ से बनेगा सर। उत्तरकाशी के भूकंप की एक फोटो यहाँ पर मिली है, और आप यहाँ पर देखो तो ये चमोली दिख रहा है, यहाँ पर ये चमोली दिख रहा है।
चमोली का क्षेत्र, ये देख रहे हैं, ये उत्तरकाशी है, ठीक है, ये देहरादून है, ये एक लाइन जा रही है यहाँ पर, भूकंप वाली लाइन, ये मैप है, हालांकि तकनीकी है, ये एक लाइन है प्लेट। तो यहाँ आपको भूकंप समझने के लिए उत्तराखंड में सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हिंद महासागरीय प्लेट और यूरोशियन प्लेट के टकराने की जो पूरी प्रवृत्ति है उसका तर्क पता होना चाहिए। यह भौतिक भूगोल में बहुत गहराई में बेसिक तो वहां है, उसके बाद जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो भूकंप वहां पर भी आ जाता है। फिर भूकंप हिमालय के साथ साथ जो हिमालय में जो उठे हुए हिस्से हैं पहाड़ और जो धसे हुए हिस्से हैं घाटी, तो वो भ्रंश वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ रेखाएं हैं, एमबीटी, सीबीटी, एमसीटी वगैरह ये सब है ना। तो थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद जाकर के तो फिर कैसे होता है भूकंप वगैरह, ये परिभाषा भी देख लेंगे, कारण भी देख लेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, इसको क्या करें, कल करें, कल करते हैं।